समास के क्रम में यह दूसरा वीडियो। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि समास के मूल रूप में 4 भेद होते हैं और पहले भेद के तौर पर तत्पुरुष समास का नाम लिया जाता है। हालांकि इस क्रम में तत्पुरुष का नाम पहले लिया अवश्य जाता है, लेकिन उसके बाद क्रमिकता नहीं रहती। आपकी मर्जी, आप पहले चारों में, बाकी जो 3 हैं उनमें से आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। बहरहाल यदि आप यह बोलना चाहें कि बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययी भाव या अव्ययी भाव द्वंद्व बहुब्रीहि या द्वंद्व बहुब्रीहि अव्ययी भाव, जैसे बोलें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में तत्पुरुष का नाम लिया जाता है। यह वह भी इसलिए क्योंकि वह थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो शुरुआत उसी से होती है, तत्पुरुष से ही। तो तत्पुरुष मैंने कहा था, यानी वह पुरुष यानी तत्व, पुरुष और प्रकृति की बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कही थी। बहरहाल तत्पुरुष समास अर्थात आपको पद तो याद ही होगा, मैंने कहा था प्रथम पद, उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद। उसको प्रथम पद भी बोलते हैं, उत्तर पद भी बोलते हैं, या पूर्व पद बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। तो वह सामासिक पद या वह समस्त पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी बाद वाला जी, वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष कहलाता है। वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष कहलाता है। जैसे राजकुमार। अब यहाँ देखिए, राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। तो राजा का कहने से राजा का क्या, राजा का कुछ नहीं, राजा का कौन, राजा का पुत्र। आखिरी जो पद है उस पर जो है दबाव पड़ रहा है, उस पर जो है जोर पड़ रहा है, उस पर जोर पड़ रहा है जी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला तालव्य विषय आकार ल आकार, शाला। एक है दंत्य स आकार ल आकार, साला। यह जो है यह एक संबंध का नाम है, आप जानते हैं। बहुत बारीकी की जरूरत होती है बच्चों, बहुत बारीकी चाहिए। शाला और साला बहुत अंतर है। शाला यानी केंद्र, घर, संस्थान, मुख्यालय, जैसे प्रयोगशाला है, विधिशाला है, वेधशाला है। और जैसा कि मैंने कहा, साला दंत्य स आकार ल आकार, यह एक संबंध है। तो उच्चारण में तालव्य स और दंत्य स में क्या अंतर है, यह आपको तो समझना होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि प्रयोग पाठ के लिए शाला, तो पाठ के लिए क्या, शाला। यह जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक अर्थ पूरा नहीं होगा। इसका मतलब प्रधानता उसकी है, वही पूर्ण करता है। वह तत्पुरुष, वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। राजवैद्य, राज्य का वैद्य या राज का वैद्य। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। समझ रहे हैं, यह है। एक बात और, समस्त पद को जब हम तोड़ते हैं तो उसको हम विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विग्रह। विग्रह यानी खंड खंड करना, तोड़ना। संधि, यही अंतर है संधि और समास में। संधि वर्णों का मेल है, समास शब्द, दो शब्दों का मेल है। संधि को तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद बोलते हैं, और समास को तोड़ते हैं, सामासिक पद को तोड़ते हैं या समस्त पद को तोड़ते हैं तो विग्रह बोलते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। तो हमने इसमें परिभाषा समझ ली। परिभाषा के बाद अब आपको मैं बताऊं, कारक का नाम आपने सुना होगा। कारक वही जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ दर्शाता है। वह शब्द या वह तत्व जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध
संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ दिखाए या दर्शाए या बताए, वह कारक कहलाता है। आप जानते ही होंगे पहले से। ऐसे मूल रूप में कारक 6 ही होते हैं। संबोधन को और संबंध को कारक नहीं माना गया है, लेकिन आधुनिक भाषा वाले उसमें मिलाए दे रहे हैं। इन दोनों को कहाँ रखेंगे? हालांकि वो संबोधन है, इनका सीधा संपर्क नहीं होता क्रिया से या क्रिया बताने के लिए। इनका संबंध होता है सिर्फ एक शब्द से दूसरे शब्द तक। पहले यह समझना जरूरी है क्या है यह कारक। तो वाक्य में कर्ता और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाला शब्द या तत्व कारक कहलाता है। एक वाक्य है, उसमें कई सारे शब्द होंगे, संज्ञा शब्द या संज्ञा पद भी होंगे, है ना, सर्वनाम पद भी होंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी पद हों, उनका संबंध क्रिया से दर्शाने वाला, क्रिया के साथ उन पदों का क्या संबंध है, यह दिखाने वाला जो शब्द होता है, जो तत्व आता है बीच में, मैं अभी बताऊंगा आपको, उसे ही हम कारक बोलते हैं। कारक यानी कार्य करने वाला। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में क्रिया से संबंध बताने का कार्य करने वाला कारक कहलाता है। इसकी भी परिभाषा हो गई। जैसे एक वाक्य है, राम को रोटी दो। जरा गौर कीजिएगा, राम को रोटी दो, क्या अर्थ प्रकट होता है? राम को रोटी की आवश्यकता है, यही ना, राम को रोटी चाहिए। कोई आदमी है, चाहे वह पिता हो या माँ हो या जो भी हो, कोई हो, वो बोल रहा है घर में कि राम को रोटी दो, उसे जरूरत है रोटी की, राम को। अर्थ यह प्रकट हुआ। अब देखिए जादू, देखिए बीच में से को हटा दीजिए। अब क्या, राम को रोटी दो, को हटा दीजिए, क्या बचेगा? राम रोटी दो। अब इसका क्या अर्थ होगा? राम रोटी दो। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि राम से ही रोटी मांगी जा रही है। तो कहाँ तो राम को रोटी चाहिए थी और कहाँ राम से ही रोटी मांगी जा रही है। हो गई ना उल्टी बात। और क्यों हो गई उल्टी बात? क्योंकि बीच में से को निकल गया। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, कारक क्या होता है। बीच में से को निकल गया समझ रहे ना, बीच में को जो था वही सारा तामझाम अटकाया हुआ था, बनाया हुआ था। को निकल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। फिर को लगा दीजिए, राम को रोटी दो, फिर वही बात हो जाएगी, पुरानी बात। यह कर्म कारक है। किसी को जब कुछ दिया जाता है, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म बोलते हैं। तो रोटी दी जाएगी तो फायदा किसका होगा? राम का होगा। कर्मवाच्य को लगा हुआ है, कर्म का चिन्ह को है। तो राम को रोटी दो, यहाँ राम कर्ता जो है यानी संज्ञा जो है, इसका संबंध देना क्रिया से कौन जोड़ता है? को। मूल रूप यह है। आज के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया क्या, कि वाक्य में आने वाले शब्दों का संबंध एक दूसरे से बताने वाला शब्द। तो इसमें तो जो संबंध बोधक है, अब जैसे है राम का भाई पटना गया, तो इसमें राम का भाई, का जो है वह राम और भाई के बीच का संबंध दिखाता है, न कि क्रिया के साथ राम के भाई का संबंध दिखाता है। यदि हम राम का हटा भी दें तो भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। कुल मिलाकर राम या भाई पटना गया, राम का हटा दीजिए, भाई पटना गया और राम का भाई पटना गया, कितना मामूली अंतर है। भाई पटना गया, किसी का भाई गया, और राम का भाई पटना गया, अर्थात ये पता लग जाता है कि किसका भाई था, राम का भाई था। बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए संबंध बोधक को या संबंध वाचक को कारक नहीं माना गया है मूल व्याकरण में। आप लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग समझदार बच्चे हो रहे हैं, तो आपको यदि मैं यह नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा फिर? ये मौलिक बातें हैं, समझिए पहले भाषा क्या होती है। तो आधुनिक जो परिभाषा बना दी है लोगों ने, जो गलत है, उसके आधार पर बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर यदि प्रश्न आएगा तो क्या लिखा जाए। तो मैं बोल देता हूं, बोल दीजिए कि मूल रूप में कारक के 6 ही भेद होते हैं, लेकिन आजकल नई परिभाषा के अनुसार 8 भेद कर दिए गए हैं। और संबोधन का तो कहीं लेना देना ही नहीं है। हे राम,
इधर आओ। अब हे राम में हे नहीं भी कहेगा, हे क्या है? संबोधन है। इसमें राम और आओ के बीच में क्या संबंध दिखाया जाता है? हे के द्वारा कुछ नहीं। हे राम इधर आओ मतलब हे हटा दीजिए, राम इधर आओ। देखिए ये तो और भी खत्म हो गया। राम इधर आओ, इसमें हे की जरूरत ही नहीं है। को हटा देने से वाक्य बदल गया ना। इसमें हे को हटा दीजिए, वाक्य बदलेगा? नहीं बदलेगा। यही अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, तो कारक के आधार पर तत्पुरुष के 6 उपभेद होते हैं। कितने? 6। कारक के आधार पर तत्पुरुष के भेदों के भेद को उपभेद बोलते हैं। और उपभेदों के भी उपभेद यदि हों हैं तो सूक्ष्म भेद, और हों तो अनुभेद, सूक्ष्म भेद, अति सूक्ष्म भेद, इस तरह से। कौन कौन है? तो कर्म तत्पुरुष। अब सुनिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 हो गए। यानी कर्ता तत्पुरुष नहीं होता और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता। समझ जाइएगा, कर्ता तत्पुरुष नहीं होगा, संबोधन तत्पुरुष नहीं होगा। क्या होगा फिर? तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। हो गए ना 6। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, 6 हो गए। कर्म तत्पुरुष किसे बोलेंगे? अब यहाँ से थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने कहा इसका नाम पहले आता है, थोड़ा लंबा है। और मुझे लगता है कि इस सप्ताह में यह नहीं संभल पाएगा, समास थोड़ा लंबा होता है, तो अगले सप्ताह भी मैं इसको खींचूंगा। क्या है कर्म तत्पुरुष किसे बोलेंगे? अब कर्म का मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़े, उसका निशान क्या है, उसकी निशानी, उसका परिसर क्या, उसका परिसर्ग क्या है? तो उसका परिसर्ग है को। तो ऐसा सामासिक पद बनाइए जिसमें कर्म का भाव छिपा हुआ हो, को छिपा हुआ हो। तो जैसे ग्रामगत, ग्रामगत जगह से पहले को आता है। ग्राम यानी गांव, गांव को गया हुआ, यह कर्म तत्पुरुष है। ग्रामगत कर्म तत्पुरुष है। ग्रामागत, आगत यानी आने वाला, ग्राम को आया हुआ, जगह से पहले को आता है, यह भी कर्म तत्पुरुष है। कुछ नहीं है खास बात, बस आप कारकों के भेद उपभेद समझ जाइए, इनका परिचय प्राप्त कर लीजिए। और जिस तत्पुरुष समस्त पद या सामासिक पद में जिस कारक का रूप रहेगा, उस कारक के नाम से उसे जानिए। जैसे ग्रामगत में को है तो यह कर्म हो गया। करण तत्पुरुष, करण यानी के द्वारा, जिसके माध्यम से काम होता है। जैसे है ऋण युक्त, ऋण युक्त, युक्त यानी जुड़ा हुआ, ऋण से युक्त, ऋण से युक्त, रोग युक्त, रोग से जुड़ा हुआ, विद्या युक्त, विद्या से जुड़ा हुआ, करण तत्पुरुष है। बस से का जो है वो होना, यानी जोड़ का होना चाहिए। लेखनी बद्ध, लेखनी से बद्ध, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, बंधा हुआ वचन से, सब कर्म तत्पुरुष हैं। समझ रहे हैं? चलिए अगला एपिसोड मैं बाद में बोलता हूँ।